नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ श्री उमेश पांडे जी हैं, जो एक गणितज्ञ हैं और गणित को बच्चों के बीच सरल बनाने में प्रयासरत हैं। कैसे बच्चों में गणित अच्छे से समझ सकें, उसके लिए वो निरंतर प्रयासरत हैं। आज हम उनके साथ एक टॉपिक है गणित का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार पांडे जी। नमस्कार पांडे जी। सर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे, एक गणित का एक टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो हम शुरू छोटी क्लास से ही पढ़ते हैं, लेकिन बड़ी क्लास में इसका फिर थोड़ा सा ज्यादा महत्व है। तो हमसे जानना चाहेंगे सरफेस एंड वॉल्यूम के बारे में। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे सबसे पहले है कि 2D शेप्स एंड 3D शेप्स में क्या डिफरेंस है? हाँ पंडित जी, आप जो कह रहे हैं कि 2D शेप और 3D शेप में क्या डिफरेंस है जी, तो ये बात बच्चों को बचपन से ही करीब करीब आनी चाहिए जी, जब वो 5-6 के लेवल में आ जाते हैं, 6 लेवल में आते हैं, तो उसको ये बात समझ में आनी चाहिए कि पहले तो 1D क्या है। ओके सर। 1D क्या है, 2D क्या है, 3D क्या है। तो 1D को आप मानिए कि जिसमें एक ही डायमेंशन है, जैसे रेखा है मान लीजिए, ठीक। और या मान लीजिए कि आपको कोई तागा है जी, तागा को आप 1 डायमेंशनल कह सकते हैं, उसमें केवल लंबाई है। ठीक। नंगी आंखों से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी सूक्ष्म दर्शी से कुछ ऐसी चीजें देखेंगे, जो मैग्नीफायर से देखेंगे, तब तो वो 2D 3D हो जाएगा। जी जी जी। लेकिन अगर आप सामान्य आंखों से उसको देखेंगे जी, तो उस वक्त तागा जो है वो 1 डायमेंशनल है, उसमें केवल लंबाई। लेकिन अगर आप किसी पन्ने को देखें, जैसे ये पन्ना आपका, जी, देखिए इसमें लंबाई भी है, इसमें चौड़ाई भी है, तो ये 2 डायमेंशनल। तो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, तो 2 डायमेंशनल है। जी। और अगर हम किसी ऐसी चीज को देखें, जैसे ये मोबाइल है, जी, देखिए इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और ऊंचाई भी है, मोटाई भी है, तो ये 3 डायमेंशनल है। जैसे हमारी बॉडी, जी जी, हमारी बॉडी 3 डायमेंशनल है। हाँ, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, इसमें मोटाई भी है। लेकिन अगर हम अपने चित्र को, अपने फोटो को देखते हैं, सपोज करें, जी, तो फोटो आपकी 2 डायमेंशनल है। तो जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, सामान्य रूप से जो 2D पिक्चर हमारी आती है, जी जी, जो सामान्य पिक्चर आती है, उसमें भाई आपको मोटाई का एहसास नहीं है, उसमें वो 2 डायमेंशनल पर्दे में आ रही है, 2 डायमेंशनल है। जी जी। तो जहां पर केवल एक रेखा जैसी है तो 1 डायमेंशनल। जी, ऐसे ही जहां पर को आपका लंबाई भी है, चौड़ाई से पन्ना है, जी, तो ये 2 डायमेंशनल है। जी। और इसी की आप किताब बना लें, जी, तो फिर ये 3 डायमेंशनल है। ओके। उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और मोटाई भी है, तो वो 3 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशनल में आपको मोटाई का एहसास हो जाता है, और 2 डायमेंशनल में आपको मोटाई का एहसास नहीं होता है, जी, और 1 डायमेंशनल में खाली एक रेखा का एहसास होता है। ओके। देखेंगे आपका स्फीयर है, गोला है, ये 3 डायमेंशनल है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई भी है, जी जी, है ना। स्फीयर। तो अधिकांश चीजें नेचर में 3 डायमेंशनल ही है। अधिकांश चीजें आप देखेंगे 3 डायमेंशनल है। लेकिन ये बात है, साइंस पूरी जो चलती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे चलती है। अगर आप नंगी आंखों से देख रहे हैं तो आपको कुछ दिखाई देता है, अगर आप किसी मैग्नीफायर से देख रहे हैं तो आपको कुछ डिफरेंट दिखाई देगी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर आप मान लीजिए कि अगर आपकी नंगी आंख है, तो उस वक्त जो है तागा 1 डायमेंशनल है, ये आपका 2 डायमेंशनल है, पन्ना 2 डायमेंशनल है, और किताब आपकी 3 डायमेंशनल है। ऐसे से मुझे याद है कि हमने एक पिक्चर कभी आधी 3D पिक्चर बनती है जी, तो उसको देखने के लिए वो लेंस की प्रोवाइड करते थे, तो वो विशेष टाइप का लेंस आपको देंगे जी, जिससे उसमें मोटाई का भी, हाँ, जिससे गहराई है मतलब उसमें नजर आती थी उसमें। तो आपको कई चीजें देखिए, आप नेचर में महसूस करेंगे। जैसे आप एक आंख से देखते हैं तो आपको मोटाई का एहसास नहीं होता है, लेकिन जब दोनों आंखों से देखते हैं तो आपको मोटाई का एहसास होता है। जी। तो कई बार अब ये प्रश्न बचपन में बच्चों से पूछते थे कि अगर एक आंख से आप 1 किलोमीटर तो 2 आंख से कितना देखेंगे, 1 किलोमीटर, तो दूसरी आंख का यूज किया। तो दूसरी आंख का जो मेन यूज है वो मोटाई के कंसेप्ट को, हाँ, तो मोटाई के कंसेप्ट को आप वहां से महसूस कर पाएंगे दोनों आंखों से। हाँ, अगर सपोज करें कि आप एक तागा लगाएं ऐसे, जी, ठीक है, और एक गुड़िया का ऊपर का सिरा यहाँ पर रख दें, यहाँ से ऊपर का सिर यहाँ पर रख दें, और इसके ठीक पीछे भी एक तागा और लगाएं, और उसके पैर का हिस्सा नीचे लगा दें। जी, अगर आप एक आंख से देखेंगे और जब डिस्टेंस पर है तो आपको वो लगाएगा कि ये पूरे का पूरा एक ही है। लेकिन जब आप 2 आंख से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये अलग अलग है, कुछ गैप है।
तो आपकी दूसरी जो आंख है वो डेप्थ विजन भी देती है। ठीक 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 है सर। इसी से मेरा जुड़ता सवाल है सर कि अब हम बच्चों को अगर हम समझा रहे हैं कि इस एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इसको हम कैसे समझाएंगे? देखिए, एरिया का जो सामान्य अर्थ है तो वो कितना क्षेत्रफल वो तय करता है। जैसे आपका ये पन्ना है जी, इसका एरिया भाई कितना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसको सबसे समझें कि भाई दो चीजें हम यूज करता है। एक तो हम जनरली हम जब सरफेस एरिया किसी कहते हैं तो इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया से। ओके, इन जनरल जब आप बात करते हैं, अच्छा, अगर हम कहते हैं इस किसी बॉडी के सरफेस एरिया निकालो तो इसका मतलब है इन जनरल ये हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। अच्छा, और अदरवाइज जैसे अगर बॉडी है, देखिए ये आपकी बॉडी है, अगर ये सिलेंडर बन रहा है तो इसमें दो सरफेस एरिया है, एक तो कर्व सरफेस एरिया जी जी, और दूसरी आपकी इसमें ये सरफेस एरिया देख रहे हैं आप, एक जी, ये और एक ये। तो इसकी जो टोटल सरफेस एरिया होगी, एक तो कर्व सरफेस एरिया होगी प्लस ये और ये, पाई आर स्क्वायर ये, पाई आर स्क्वायर ये और 2 पाई आर एच ये। ठीक है, तो ये पूरा इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। ओके, ऐसे ही अगर आप किसी और बॉडी में भी देखेंगे तो करीब करीब सब ऐसा ही चलेगा। सब ऐसे चलो, मान लीजिए आपकी किताब है जी, देखिए इसमें कर्व एरिया नहीं है। हाँ, इसमें कर्व नहीं, हाँ, देखिए सामान्य रूप से हमने कहा कि अगर कर्व एरिया है, अगर एक कर्व एरिया है तो जिसके टोटल सरफेस का मतलब है कर्व सरफेस एरिया प्लस दिस साइड का एरिया प्लस दिस साइड का एरिया। ठीक, तो और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये इस टाइप का है जी, तो इसमें हम कहते हैं कि भाई जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो जो लेटरल सरफेसेस है ये है ना जी जी, इनकी सरफेस एरिया प्लस टॉप की प्लस बॉटम की, तो इसके केस में हम लेटरल कह देते हैं पास सरफेस एरिया। अच्छा, और जो कर्व अगर बनता है तो उसके केस में हम कर्व सरफेस एरिया कह देते हैं। तो ये आपका जो कर्व सरफेस एरिया प्लस साइड की सरफेस एरिया की मिला कर टोटल सरफेस हो जाएगी। और इस केस में इसको हम कर्व, क्योंकि कर्व तो इसमें नहीं है तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बॉटम की सरफेस एरिया, इसको कह देंगे हम टोटल सरफेस एरिया। मतलब कुल मिलाकर अगर आप देखें जितने हिस्से में आप हाथ लगा पा रहे हैं ये सब आपकी सरफेस एरिया ही है। टोटल सरफेस एरिया का हम जनरली इस्तेमाल किसमें करते हैं, जैसे मान लीजिए एक कमरे में पेंट करना है जी, तो कमरे के प्रत्येक दीवार का हम एरिया निकालें जी, और उसको जोड़ दें। तो पेंट तो आपकी 4 ही दीवार में होता है जी, और एक छत में होता है, 5 ही जगह पर होगा। 5 जगह पर, तो उसको जोड़ें और उसके बाद उसको निकालें कितना सरफेस एरिया, तो उस हिसाब से हम पेंट का कितना पेंट लगेगा उसका हम पता लगा सकते है ना। जी, जी, और कभी कभी जैसे आपकी इस टाइप की एरिया है, ये सिलेंड्रिकल एरिया अगर आपकी है तो उस वक्त इसकी कर्व सरफेस निकालें, इसकी टॉप निकाल लें, इसका बॉटम निकाल लें, जैसी भी स्थिति है। अगर खाली है तो नहीं निकालेंगे, नहीं तो निकाल लेंगे। तो कितना पेंट लगेगा ये निकाल सकते हैं। जी, जी, अगर हमको अंदर भी लगाना है पेंट तो अंदर को डबल कर देंगे। तो सरफेस एरिया निकालने का जो मेन हमारा एम है कि उस पर अगर हमको कितना पेंट करना है, इसको निकालना है, या कहीं पर दीवार में वॉलपेपर लगाने हैं, तो वो सब हम सरफेस एरिया निकाल के कैलकुलेट करके उससे फिर चीजों को बाई कर सकते हैं। ठीक ठीक, है ना। और वॉल्यूम जो बात कर रहे हैं जी, तो वॉल्यूम का मतलब है किसी चीज, एक कप हम चाय पी रहे हैं तो इसके अंदर कितनी चाय आएगी, पूरा अगर भरा जाए एक बोतल लेना तो वो उसका वॉल्यूम कल आएगा। जितना उसकी धारिता होगी, जितनी चीजों को अपने पास समा पाएगा वो उसका वॉल्यूम कल आएगा। और अगर इन केस आप एक कप में लें, अगर कप खाली है उस केस में भी आप कहेंगे इसके अंदर कितनी हवा भरी है वो उसका वॉल्यूम है ना। इन जनरल समान स्थिति पर। हाँ, तो वॉल्यूम का मतलब यह है कि भाई कोई चीज कितनी उसके अंदर समा सकती है वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा। नेचर में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है क्या, आप देखेंगे कि अगर जो सामान्य रूप से जो हमारे शेप है, चाहे आपका सिलेंडर है, चाहे आपका कोन है, चाहे आपका स्फीयर है, चाहे आपका क्यूब है या क्यूबॉइड है, तो आप देखेंगे कि स्फीयर एक ऐसा शेप है जिसका दिए गए वॉल्यूम पर उसकी सरफेस एरिया मिनिमम होती है। स्फीयर का क्या नियम है कि वो खूबसूरती चाहता है। और खूबसूरती कैसे आती है? कॉम्पैक्टनेस। देखिए आप एक कमरे को आप देखिए, ये खूबसूरत कब बनेगा जब इसमें हर चीज को वेल प्लेस रखा जाएगा।
ठीक, बिल्कुल। आप देखिए कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने घर में एक ही कमरे में रहते हैं, लेकिन चीजों को ऐसे व्यवस्थित कर रखते हैं कि ऐसा लगता है कि भाई कितनी जगह है इनके कितनी पास। जगह इनके पास। तो नेचर का भी ऐसा ही नियम है। नेचर सामान्य रूप से स्फेरिकल शेप को पसंद करता है, क्योंकि बाहर से वो कम एरिया को ले रहा है, ठीक, ठीक। लेकिन उसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर आप देखेंगे कि कोन में अगर आप देखें, अगर मैं 4 सॉलिड्स लूँ, सब कुछ कर रहा है जी, मैं एक लूँ कोन लूँ, एक क्यूब लूँ, जी, एक सिलेंडर लूँ और एक स्फीयर लूँ, सपोज कर हम वॉल्यूम को तय कर दें, हम वॉल्यूम तय कर दें कि मान लीजिए वॉल्यूम इसका 100 सेंटीमीटर क्यूब है, मान लो पाएंगे कि जो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया जिसकी आएगी वो कोन की आती है, अच्छा, और उसके बाद जो सरफेस एरिया आती है वो क्यूब की आती है, ओके, उसके बाद आती है सिलेंडर की आती है, और उसके बाद सबसे कम सरफेस एरिया जो घेरता है वो आपका स्फीयर है। इस पे तो स्फीयर जो होता है दिए गए वॉल्यूम के लिए वो मिनिमम एरिया घेरता है। ओके, दिए गए निश्चित वॉल्यूम के लिए अगर आप मिनिमम सरफेस एरिया कर पाएंगे तो आप उतने कॉम्पैक्ट होते जाएंगे। तो नेचर में आप देखिए कि संतरे को देखिए गोल है ना, तो गोल का मतलब यह है कि आपका एरिया नेचर उसमें एरिया तो कम घेरा है, कम घेरा लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल है वो काफी ज्यादा है। तो संतरे को आप देखिए, नारंगी को आप देखिए, माल्टा को आप देखिए, अंगूर को आप जो भी देखिए, गोल आप तो जनरली वो आपको गोल मिलेंगे। और गोल के अंदर एक चीज और है कि ये स्ट्रक्चर बड़ा स्टेबल है, अगर इसमें प्रेशर भी पड़ेगा तो वो चारों ओर को फैल जाता है, चारों ओर को उसका सभी दिशाओं में उसका जो प्रेशर है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो टूटता नहीं है। तो स्फेरिकल शेप जो होगा इट इज वेरी स्टेबल शेप। तो नेचर ने 2 चीज करी, एक तो उसको कॉम्पैक्ट कर दिया, उसमें मैक्सिमम चीज डाल दी और उसको बहुत मजबूती बना दिया। तो अधिकांश चीज नेचर में आप देखेंगे कि वो स्फेरिकल शेप की है। लेकिन अगर कहीं पर कोना बनता है ना, कोने, जैसे आपको सपोज करें क्यूबी ले लीजिए या क्यूबल ले लीजिए, इनके जहां पर कोने बनते हैं वो स्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं रह जाता है, रहता है लेकिन उतना मजबूत नहीं होता जैसे हम स्फीयर की बातें कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू स्फीयर। हाँ, तो इसके अलावा आप देखेंगे तो पहला शेप तो आप देखें कि नेचर प्रेफर करता है, देखिए जहां पर आपका कहीं पर राउंडनेस होगी, कोई भी चीज, कोई भी आपका स्ट्रक्चर है जो राउंड होगा, है ना, जिसमें कोने नहीं बने होंगे, वो आपका स्टेबल दिखेगा आपको। कोने बनेंगे तो फिर उसमें स्टेबिलिटी कम हो जाएगी है। अब आप देखिए कि आपको गोले को देखा मोस्ट स्टेबल है, उसके बाद जो स्टेबल स्ट्रक्चर हमको दिखता है वो आपका सिलेंडर है। तो नेचर का फर्स्ट प्रायोरिटी है गोला। आकाश से पानी की बूंद गिरेगी तो वो गोला गोले होती है शुरुआत में, छोटी बूंदें हमेशा गोल होंगी, बड़ी होकर वो अपनी ग्रेविटी के अंदर चपटी हो जाती है, अदरवाइज शुरुआती तौर पर वो बूंदें जो होंगी गोल होंगी। अच्छा, उसके बाद जो सेकेंड फेज है उसका है वो ये है कि गोले के बाद वो जिस शेप को लेगा वो होगा सिलेंडरिकल शेप। ओके, तो सिलेंडरिकल शेप भी काफी स्टेबल होता है क्योंकि गोला ही है, उसमें कोने नहीं है, तो वो भी काफी स्टेबल आपका स्ट्रक्चर होता है। इसलिए आप नेचर में देखिए आपकी लौकी लंबी है ना, और ऐसी कुछ चीजें और भी देख लीजिए आप, ककड़ी वगैरह, हमारी बॉडी को देख लीजिए, कोशिश कर रहे हो सिलेंडर का शेप बना रहा है, क्योंकि गोल में तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मतलब स्टेबिलिटी नहीं का मतलब है कि उसको जमीन में उसका संतुलन बिगड़ेगा, है ना। जी। तो उसके बाद जो मोस्ट स्टेबल आपका सिलेंडरिकल है, तो हमारी बॉडी को देखिए जहां संभव है वो सिलेंडरिकल कर देता है, और जहां पर उसको मौका मिलता है कि वो स्फीयर कर सकता है तो वो कोशिश करता है हमारे चेहरे का ऊपर का हिस्सा देखिए स्फीयर बनाता है। तो पहला शेप आपका गोल होगा, दूसरा शेप आपका क्या मिलेगा, सिलेंडर बनेगा नेचर में, और तीसरा अगर उसके पास मौका आएगा तब वो कोनिक शेप को ऑप्ट करता है।
कोनिक शेप में आप देखें, जैसे आपका कोनिक शेप जनरली कहाँ बनाते हैं? जनरली कोनिक शेप आपको दिखेगा जहां पर उसको कहीं पेनिट्रेट करना होगा। जैसे मूली देखिए, आपको जमीन के अंदर को जाना है उसको, तो उसके नीचे का हिस्सा कैसा होगा? कोनिक होगा, है ना? क्योंकि कोन जब भाई उसमें तब मैक्सिमम प्रेशर पड़ेगा, फोर्स अपॉन एरिया करके आप प्रेशर निकालेंगे तो एरिया कम होनी चाहिए। तो जमीन के अंदर अगर आपको कोई चीज को करना है तो वो कोशिश करता है कि भाई वो क्या हो जाए? कोनिक हो जाए। और अगर सपोज करें जमीन के अंदर चीजें कोनिक नहीं हो रही है और वो जैसे आलू है ना, तो वो ऊपर ही ऊपर होगा, ऊपर वो गहरे में नहीं जाएगा। तो गहरे जाने के लिए जरूरी है कोनिक शेप। और जहां पर कोनिक शेप होता है ना, वो उस इलाके की डेंसिटी भी ज्यादा होती है। ओके, अगर आप उसमें देखें, ये लौकी में ही देखें, लौकी का ऊपर का हिस्सा क्या कोनिक है, बीच का हिस्सा सिलेंडरिकल है। तो आप ऊपर के हिस्से को जब काट के देखें, सबसे ज्यादा आपको डेंस दिखेगा। जी, आप महसूस क्या होगा? सबसे डेंस होता है। तो जहां पर तो उसकी बेल लगी होगी तो वहां पर सबसे डेंस होगा, नीचे को जरा सा खोखला होगा। तो नेचर का ये नेचर का ये नियम है। वो पूरा मैथमेटिशियन है। गॉड इज ए परफेक्ट मैथमेटिशियन, है ना? वो ऐसी चीजों को डिजाइन करता है कि भाई वो स्टेबल है, खूबसूरत रहे, स्टेबल है ना? वो अच्छी दिखे, ऐसे वो डिजाइन करता है। ठीक है सर, आपने अच्छी बात जानकारी दी हमें। मैं इसी से आपका मेरा जो सवाल था वो तो आपने मुझे कर ही दिया है कि लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है। जी, तो अगर हम क्यूबॉइड या इसके केस में कहें जिसमें लाइनें होंगी, वो शायद लेटरल सरफेस एरिया। हाँ, तो लेटरल देखिए, जहां पर कर्व नहीं है, जहां पर आपके सीधे सरफेस बनना है, फ्लैट सरफेस बनना है, तो वहां पर आप लेटरल सरफेस एरिया कहेंगे। और जहां पर कर्व आ रहा है तो वहां पर कर्व सरफेस एरिया कहेंगे। ठीक है सर, कुछ और देखे आप नेचर में? जी, अब देखिए इसके मैथमेटिक्स को कैसे यूज करता है। जी, आप देखें कि आप एक कोन को ले लीजिए, जैसे आपका ये कोन है ना? ये आपका कोन है जी, और ये आपका सिलेंडर है जी। अगर भाई देखिए इनकी हाइट अगर बराबर मान लें जी, तो आप पाएंगे कि भाई इस कोन को मैं 3 बार भर के इसमें डालूं तो ये भर जाएगा। अच्छा, तो इसका वॉल्यूम जो है इसके वॉल्यूम का तिगुना है। ओके, देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, इसका तिगुना करें तो क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका वॉल्यूम बन जाएगा। अब आप मैथमेटिक्स का जो इस्तेमाल करते हैं कि मान लीजिए आपके घर में कोई आया जी, और आपके पास इस जार में कोई शरबत था जी, इस जार में कोई शरबत था आपका, तो अगर एक आदमी तो आप दे देते उसको, ठीक ही है। लेकिन 3 लोग आ गए, ज्यादा लोग आ गए जी, अब आपने इनको शरबत देना है। अब ह्यूमन नेचर क्या है कि अगर भाई आपको करना भी ऐसा है कि आप 2 कम लेकिन दिखे ज्यादा, ये तो इंपॉर्टेंट है। दे तो कम रहे हैं आप, लेकिन दिखे ज्यादा, तो उस वक्त आप मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। आप इसमें न देकर इसको 3 कोण में भर लेंगे जी, ये 3 बन जाएंगे ऐसे कोण इसके। तो इस टाइप के जो ग्लास होते हैं ना, हाँ, उस ग्लास में आप दे दीजिए 3, और आदमी को लगेगा साहब बहुत दिया, लेकिन दिया आपने कम। ठीक, तो आपने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर दिया। अब तमाम बिजनेसेस में देखिए, आप जो सेंट की सीसी आती है मार्केट में जी, देखो वो इस फंडा का इस्तेमाल करता है, सेंट का, है ना? और कोई भी महंगी चीजें आप देखेंगे आपको कोनिक शेप में दी जाती है इन जनरल, है ना? आपको बर्तन इसी टाइप के होता है, वो हो तो कम दिखे ज्यादा, परसेप्शन ज्यादा है इसका। बाजार में आप कुल्फी लेते हैं तो कुल्फी को भी इसी में आपको दिख ज्यादा रही है, लेकिन है थोड़ी सी। तो मैथमेटिक्स को आप डे टू डे लाइफ में तो कई चीजें आप कर सकते हैं, कोई चीजें, क्योंकि ये पूरा गेम परसेप्शन का है। अधिकांश लोग मैथमेटिक्स को ऐसे नहीं समझते हैं,
वो जीवन को खाली एक समान दृष्टि से देखते हैं। तो जब समान दृष्टि से आप किसी चीज को देखते हैं तो ये परसेप्शन का खेल मैथमेटिक्स द्वारा खेला जाता है। तो तमाम बिजनेस जो ग्रुप होते हैं वो इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने बर्तन ऐसे बनाएंगे कि आपको दिखेगा ज्यादा लेकिन होगा कम। इसी में आगे हम बात करते हैं फिर क्यूबॉइड और इनका कैसे हम इसको फॉर्मूला और वो कैसे यूज करते हैं इनके सरफेस एरिया वॉल्यूम के लिए। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? हम यूज करते हैं ना जब हम कैलकुलेशन या हम क्वेश्चन करते हैं हाँ या एक्सरसाइजेस करते हैं क्यूबॉइड कौन सिलेंडर पे हाँ है ना, तो इनके फॉर्मूला देखिए, आप फॉर्मूला जब निकालना है, जैसे आपका ये सिलेंडर है जी, तो इसके सरफेस एरिया निकालेंगे आप, उसके देखिए ये इसका बेस है, बेस की एरिया निकालेंगे जी, पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये इसका वॉल्यूम हो गया। और सरफेस जो सरफेस एरिया कहेंगे तो ये सरफेस एरिया ये है इसकी, और इसको अगर आप खोल देंगे तो ये पन्ना हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा बिल्कुल, है ना, पन्ना हो जाएगा। तो चाहे तुम ऐसे निकाल लंबाई गुणा चौड़ाई करके निकाल लो, या फिर इससे भी निकालते हो तो परिमाप गुणा ऊंचाई करके निकाल लो, 2 पाई आर ये और एच ऊंचाई है ना, तो ऐसे निकाल सकता है। तो आप ऐसे ही आपका क्यूब का भी निकाल सकते हैं। सरफेस एरिया निकाल लीजिए नीचे के, अगर वर्ग है, अगर क्यूब है तो उसका जो नीचे का बेस है वो वर्ग है, ए स्क्वायर, ऊंचाई भी ए है तो ए क्यूब हो गया, है ना। और सरफेस एरिया क्योंकि एक नीचे वाले का ए स्क्वायर है, ऐसे 6 है तो 6a स्क्वायर, ठीक। ऐसे ही इसको देखें, कोण को देखेंगे तो कोण क्या है कि भाई ये तो, आप देखिए कि एक इसको देखिए, ये कोण है, ये कोण है ना जी जी, और ये क्या है कि एक सर्किल का सेक्टर है, ठीक है ना। तो इसको इतने को अगर आप देखें तो इसका आधार ये क्या होगा, अगर भाई सपोज करें ये हमारा कोण बन गया तो उस केस में ये जो हिस्सा है ये क्या हो गया, 2 पाई आर ना, और इसकी ऊंचाई को अगर एल कह दें, ऊंचाई को एल कह दें, तो उस केस में ये ट्रायंगल अगर है तो 1/2 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर है, इसका सरफेस एरिया हो गया। तो कई बार जैसे आपको ट्रायंगल से जनरली हम मकान में जो काम करता है, मकान में जब काम करते हैं हमको या पुल बनाने हैं, पुल बनाना है या कोई भी स्ट्रक्चर हमको बनाना है, तो हम बाजार में लोहे की पत्तियां आती है उनसे ही बनाते हैं। तो उसके लिए फिर हम जनरली एक ट्रायंगुलर शेप का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ट्रायंगुलर शेप एक ऐसा शेप है जो बहुत ही स्टेबल शेप है। ओके सर, ट्रायंगल का आपका ऐसा होगा, जी जी, है ना, ये ट्रायंगल बनेगा आपका, जी जी। तो ट्रायंगल के केस में क्या होता है, जब आप इसको यहाँ से दबाते हैं, जी, यहाँ पर अगर दबाएंगे जी, तो ये फोर्स यहाँ को लगेगा, एक फोर्स यहाँ को दबेगा, ठीक। और ये यहाँ पर को आपका क्या है, ये तीसरी लाइन है जी, तो ये तो इधर को जाने की कोशिश करता है, ये इधर को जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या करता है, ये वाला हिस्सा जो होगा ये इन दोनों को पकड़े रहता है, इसको वहां जाने से रोकता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत स्टेबल, ये 4 स्ट्रिप्स हमने यहाँ पर लगा रखी है और इनको पैच से हमने कर सका है। जब यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये डिस्टॉर्ट हो जा रहा है, लेकिन इसी की जगह पर अगर हम ट्रायंगल को लगाए और इस पर ही फोर्स लगाए, चाहे ऐसे लगाए या ऐसे लगाए, तो दोनों केसेस में ये डिस्टॉर्ट नहीं होता। बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर अपन जी। ओके, तो हम क्या करते हैं, जैसे पुल बनाते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर हम ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करते हैं, ट्रायंगल्स कहीं पर आप देखिए, जरा गौर करेंगे तो वहां पर ट्रायंगल का, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसा है इसको टूटना मुश्किल होता है। ये तभी टूटता है जब इसके नीचे का ये वेल्डिंग निकल जाए, ये वेल्डिंग अगर निकल जाएगी, अगर ये वेल्डिंग निकल तभी टूटेगा, अदरवाइज को डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप। ओके, लेकिन अगर ये चतुर्भुज होगा ऐसा तो उस वक्त टूट जाए, उस वक्त ये डिस्टॉर्ट हो जाता है, पंचभुज में डिस्टॉर्ट हो जाएगा, लेकिन ट्रायंगल के केस में डिस्टॉर्ट नहीं होता है। तो ट्रायंगल इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर। तो इसलिए जब आप इस टाइप के पिरामिड को बनाते हैं, पिरामिड आपके स्ट्रक्चर को देखिए, पिरामिड में क्या, अगर सपोज टेट्राहेड्रन ले लीजिए आप, तो उस का बेस क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और उस पर 3 समबाहु त्रिभुज ऊपर को भी लगे, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर इसे कहते हैं टेट्राहेड्रन, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रन। इसको डिस्टॉर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इवन आप देखें जो आपका हीरा होता है ना, उसका भी टेट्राहेड्रन, तो उसको काटना मुश्किल हो जाता है। हीरा तो हीरे को घिसना पड़ता है,
काटना बहुत मुश्किल बिल्कुल है। काटना मुश्किल होता है। तो टेट्राहेड्रन शेप जो होता है ये बड़े मजबूत होता है, बहुत मजबूत स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे इन जनरल नेचर में हमारे 5 प्लेटोनिक शेप्स है। अच्छा, टेट्राहेड्रन भी उसमें एक है। तो ये बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को, सरफेस वॉल्यूम को, तो उसमें कुछ कंबाइंड शेप्स भी होते हैं। सिलेंडर के ऊपर कुछ क्या कहते हैं वो लगा लें। जी हाँ, जैसे ये हो वो गया लगा कंबाइन से, लें, हाँ, जैसे इसमें combined आपने ये लगा ये लगा दिया, दिया। ऐसा करना चाह रहे हैं। हाँ है ना? हाँ तो इस तरह का जो, या क्यूबॉइड के ऊपर कुछ सिलेंडर लगाते हैं, हाँ तो इस तरह का जो को कैलकुलेशन में हाँ। कैसे इसको हम सीख पाते हैं, या कैसे? कैलकुलेशन तो देखिए सिंपल ही है। वो तो जैसे ये आपका ये शेप है, मान लीजिए आपने इस पर कोन के ऊपर एक सिलेंडर लगा दिया, हाँ, तो इसमें आप देखेंगे कि भाई ये इसकी सरफेस से निकालेंगे प्लस के निकालेंगे, जोड़ ऐसी वॉल्यूम में भी वॉल्यूम में भी दोनों को जोड़ देंगे जी ना। लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है जिसके लिए आर्किमिडीज जाना जाता है। आर्किमिडीज ने अपने जीवन में एक बड़ा भारी काम किया। उसने क्या किया कि ये गोले का आयतन निकालना बड़ा मुश्किल है इन जनरल। इसके तरीके से उस जमाने के, आप अभी तो आप इंटीग्रल से निकाल ले रहे हैं, लेकिन उस जमाने में जब आर्किमिडीज था तब मुश्किल था। तो उसने क्या किया, इसका जो आयतन निकालने के लिए उसने एक सिलेंडर के अंदर इसको फिट किया, और ऐसा फिट किया कि ये ठीक फिट ही हो पाए। मतलब इसका टॉप और हाँ, सिलेंडर का टॉप यहाँ पर आ जाए, बॉटम मतलब सिलेंडर फिट हो जाए, फिट हो जाए। तो उसने कहा कि जो गोले का आयतन होगा वो सिलेंडर के आयतन का 2/3 क्यूब होगा। अगर इसको हम बनाए, देखिए ये गोले को इसने इसके अंदर फिट कर दिया, हो गया। अब इसकी जो ऊंचाई है सिलेंडर की, ये क्या 2r हो गई, 2r हो गया, बिल्कुल, है ना। और ये फिट हो गया। तो उस केस में जो बेलन का आयतन हो, जितना भी बेलन का आयतन है, उसका 2/3 जो होगा इस गोले का आयतन होगा। As demonstrated here, the combined volume of the sphere and the cone perfectly equals the volume of the cylinder. This illustrates Archimedes' volume relationship. इस डिस्कवरी को उसको अपने जीवन में इतना संतोष मिला है इसको निकाल के, कि ये बात कही थी कि मेरे जो टॉम्ब बनाओगे उसमें ये रखना, मेरे टॉम्ब के ऊपर एक बेलन बनाना और उसके अंदर एक गोला रखना। तो उसका टॉम्ब बनाया गया। जब उसको जब एक्सपायर हो गए थे, मार दिया गया था कार्बोनेट को, तो उसके टॉम्ब में इसको बनाया गया भाई। और जब ये चित्र देखा ना, तब ये अंदाजा लगा कि भाई ये उसी का आर्किमिडीज का ही टॉम्ब है। ओके, तो आर्किमिडीज का एक कंट्रीब्यूशन था। तो देखिए, तो गणित की चीजें तो लंबा समय लगता है चीजों को करने में, लेकिन आज तो हमको ये चीजें समान ही लग रही है। लेकिन उस वक्त जब उसने खोजा क्या पूरा जीवन लगा दिया इन लोगों ने अपना, बिल्कुल, है ना। तब जाकर आज हम उस पर काम कर पाते हैं, उस पर उस इंजीनियरिंग कर पाते हैं। सही बात। लेकिन पहली चीज तो ये साइंस ही है, बिल्कुल, उनकी समझ है, चीजों की समझ है। उसके बाद ये दूसरी चीज हम कर पाते हैं, जो आज की पीढ़ी भी कर पा रही, ले पा रही ना उनसे। हाँ, आज की पीढ़ी ये है कि भाई जब उन्होंने किया तभी हम ले पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आज के बच्चे जो काम करते हैं, तो उसका आधार तो पुराना, उसी पे हम रिसर्च कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे मॉडिफिकेशन होता है। लेकिन दिया तो जो ओरिजिनल है उन्हीं का दिया। हाँ, तो ओरिजिनल काम करना, ओरिजिनल थॉट बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिल्कुल, है ना। आपके पूरी दुनिया में जो काम होता है, तो हम खूब से खुदतर बनते हैं ना, अच्छे से और अच्छा बनते हैं, क्योंकि हर नई पीढ़ी उसमें अपने ज्ञान को ऐड करते हैं। हर नया ब्रेन, जो नए बच्चे आते हैं, वो पुराने ज्ञान के साथ नई चीजों को विकसित करते जाते हैं, उनका बेहतर ब्रेन होते जाता है। जी, ये इवोल्यूशन है। सर, इसी से एक क्वेश्चन है इसमें, फ्रस्टम हम पढ़ते हैं इसमें, फ्रस्टम को कैसे समझेंगे? नहीं, फ्रस्टम तो आप देखिए कि फ्रस्टम का मतलब क्या है कि आपका हिंदी में छिन्नक कर रहे हैं उसको। ओके, तो उसको अगर जैसे आपका ये शंकु है, इतने हिस्से को जैसे काट दिया आपने, सब कुछ कर ये काट दिया आपने, जी, है ना जी। तो ये हिस्सा जो आपका है, इसको आप फ्रस्टम कर दे रहे हैं। अच्छा, तो फ्रस्टम कर दे रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम निकालना अगर आपको,
तो आप ये मान इसको पूरा करिए पहले, हाँ काल्पनिक रूप से पूरा करिए। मान लीजिए इसके ऊपर लगा हुआ था, पूरा करिए, जी इस पूरे के वॉल्यूम को निकालो जी। और इसके वॉल्यूम को घटा दो, क्योंकि तो कोण है ही है, हाँ इसको वॉल्यूम घटा दो, ठीक तो इसका निकल निकल जाएगा। जाए ऐसे सरफेस एरिया भी जब निकालेंगे तो वही इस पूरे की सरफेस निकालिए, फिर इसको हटा दीजिए, इसके इसकी सरफेस को हटा दीजिए, तो इसकी निकल जाएगी। ठीक। प्लस इसमें अगर ये क्लोज है तो इसमें इसको भी जोड़ना पड़ेगा आपको। सरफेस ओके एरिया अगर ये क्लोज है, हाँ जी, ठीक 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 हाँ ठीक समझ रहे हैं इसमें। जी। ठीक, ऐसी कोई क्वेश्चन है सर वो आता है जैसे क्यूबॉइड में से टॉप में से उसका कुछ हिस्सा निकाल दें, क्यूबॉइड में से जी। हाँ। तो उसको कैसे निकालते, उसका वॉल्यूम या सरफेस एरिया कैसे निकालते? हाँ तो क्यूबॉइड में से आप देखिए, आप ये बताना पड़ेगा आपको, जैसे ये क्यूबॉइड है, जी जी है ना, ये क्यूबॉइड है, ये किताब क्यूबॉइड ही है। जी अब आपने काटा कैसे? नहीं, सपोज करें जैसे इसको हमने हेमिस्फेरिकल उसमें कट कर दिया ऊपर से, अच्छा, आपको आपने इसे कैसे काटा? हेमिस्फीयर के रूप में कट कर दिया, एक टॉप सर्किल काटा, गोला, हेमिस्फीयर काट दिया। अच्छा हेमिस्फीयर काट हाँ। दिया आप, देखिए आपने हेमिस्फीयर काट दिया। हाँ देखिए ये जो काटा ना अपन, जी जी आपको थोड़ी सी हमें दिमाग रखना पड़ेगा। हेमिस्फीयर तो अब आप ऐसे काटा कह रहे हैं, जी, जी। सर्कुलर काटा कह रहे हैं जी, जी। बेसिकली। बेसिकली थोड़ी ये हमारे बच्चों को ये दिमाग में रखना पड़ेगा। देखिए एक तो सर्किल है, और कई बार हमारे स्कूलों में भी टीचर अधिकांश लोग बोलते हैं इसको, बच्चों से हम बोल देते हैं कि गोले में बैठो ना। हाँ। अब गोले में बैठ नहीं सकते नहीं सर, हैं। गोले में तो गोला तो ये है भाई, solid shape होगा ना। इसमें कैसे बैठेंगे पता नहीं, थ्री डायमेंशनल शेप है ना, इसमें नहीं बैठ नहीं बैठ सकते। सकते, लेकिन जनरली कहते हैं, यूज करते हैं। हमारी तमाम परीक्षाओं में लिखा था ये गोले भर, हाँ गलत है ना। सर्किल ये बच्चे का जो परसेप्शन है जीवन भर का, वो गड़बड़ हो रहा है। जी जी बिल्कुल। वो जो गोला भरो कहता है एग्जाम में, वो क्या है, सर्किल को भरो। सर्किल के ऊपर सर्किल को आप काला करो, सर्किल को भरो, ठीक है ना। ये आपका जो है ये स्फीयर है, जी जी इसका आधा भाग कर दीजिए तो वो हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर हो गया, है ना। और अंगूठी को ले लीजिए, अंगूठी क्या आपकी, सर्कुलर हो गई, हाँ सर्कुलर है, उसको आप रिंग कह सकते रिंग कह सकते हैं, रिंग दैट इज रिंग, हैं, ठीक है, दैट इज रिंग। उसमें मोटाई भी है, मोटाई भी है। अगर इसमें खाली रेखा है तब तो सर्किल है, अगर मोटाई है तो उसको तो रिंग रिंग कह लीजिए। ठीक, अगर वो बीच में भरा हुआ है, जी सर्किल भरा हुआ है, जैसे सपोज करें ये आपका है, आपने ये सर्किल बना दिया, तो ये तो सर्किल जो आपका है, ये इसको आप कहेंगे डिस्क कह सकते हैं इसको आप। डिस्क कह सकते हैं। अगर आप जो सर्किल कहेंगे ना, तो कल को जब बच्चा बड़ा होगा तो वो कंफ्यूज करता Confuse हो है, ये जाता है। सर्किल क्या है, ये डिस्क क्या है। सर्कुलर डिस्क का फर्क है। डिस्क है ना, ये डिस्क है। हाँ डिस्क अगर इसमें खाली ये तागे का बना हो, होता है तो दैट है इज ना? सर्किल। तार का बना हो तो सर्किल है। सर्किल और ये है तो क्या है, डिस्क है। डिस्क है। इसमें थोड़ी सी अगर मोटाई आ जाएगी, क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा, है ना। बिल्कुल। अगर ये खोखला होगा वो रिंग बन रिंग हो जाएगी, जाएगा, बिल्कुल। है ना। हाँ। और फिर आप देखिए कि ये आपका स्फीयर, ये अलग चीज है। ये अलग चीज। तो बच्चे के दिमाग में बचपन से ही क्लियर Clear होना होना चाहिए कि चाहिए। सर्किल क्या है, डिस्क क्या है, रिंग क्या है रिंग क्या है, और स्फीयर क्या है, गोला क्या है, गोला क्या है। ये सब अलग अलग है। हाँ, और नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। वो बाद में आगे चल के चीजों को समझ में विजन होता है, नहीं वो होता। दिक्कत करता है। जी जी जी, ये होता है सर। तो अगर आपने इसमें जैसे भाई अभी ये काटा, जी अगर ये कर सकता है तो आप देखिए, तो जनरली मैं इसको मान लेता हूँ, अभी मैं इसको हेमिस्फीयर नहीं कहता हूँ, मैं इसे कहता हूँ कि हाफ सर्किल काटा, हाफ सर्किल। सेमी सर्किल काटा, जी 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 है ना। और इसको मोटा कर दे रहे हैं आप, मान लीजिए नीचे को जाकर वो जो बनेगा, अगर आप ये क्यूब है या क्यूबॉइड है, अगर ये क्यूबॉइड है, जी इसमें जो बनेगा वो क्या बनेगा, सिलेंडर, सिलेंडर। हाफ सिलेंडर बनेगा वो, जी नीचे को आएगा तो। ठीक है, हेमिस्फीयर तो ऐसे बनता है, ये इसका आधा है हेमिस्फीयर। ठीक आता है, बिल्कुल ही तो। और जब ये यहां से कटेगा और इसको आप नीचे को ले जाओगे तो क्या बनेगा, सिलेंडर, हाफ सिलेंडर बनेगा। देखिए जरा गौर करिए, जी 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 तो ये बनेगा आपका हाफ सिलेंडर। तो आपको आर मालूम है, ऊंचाई मालूम है, तो पाई आर स्क्वायर है, निकल जाएगा उसका। ओके, और वॉल्यूम निकल जाएगा, सरफेस जैसा जो चाहेंगे वो सब निकल जाएगा, सरफेस एरिया निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। ओके, ठीक ठीक। ना। लेकिन एक बात जो इम्पोर्टेंट है, जो आपने आज उठाई है, कि बचपन से इस पर कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हम अपने स्कूल सिस्टम पर इस पर बड़ा कंप्रोमाइज करते हैं। बहुत हम गोला ही कहते थे, हाँ, गोले में बैठो, बिल्कुल सही। गांधी जी का चश्मा गोल, हाँ भाई चश्मा गोल कैसे हो सकता है,
चश्मा सर्कुलर हो सकता है या आप कह सकते हैं डिस्क शेप का हो सकता है, लेकिन गोल नहीं है ना। तो ये बचपन से बच्चों को जी 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 उस वक्त तो हम ख्याल नहीं करते हैं, लेकिन जब किताबें लिखी जाती है तो हमें ख्याल करना चाहिए कि बातें चाहे वो हिंदी की किताब हो, लेकिन प्रॉपर वर्ड्स उसमें यूज करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। भाई बाद में हम ये कह देते हैं कि हिंदी का शिक्षक ने ठीक है भाई गोला कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं, वो बच्चे का दिमाग में भर गया। टीचर की कई बात बच्चे के दिमाग में भर जाती है। बिल्कुल। तो सर्किल अगर तागा है तो सर्किल है, या तार से आप एक तार को आप लपेट दीजिए तो सर्किल है। तार को भर दीजिए, जैसे ये आपने भर दिया तो ये डिस्क हो गई, ये सर्किल नहीं है, अब ये डिस्क है, डिस्क हो गई है ना। डिस्क को मोटा कर दीजिए, ये सिलेंडर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और इसको अगर आप इस टाइप से कर दीजिए, ये आपका रिंग शेप हो जाएगा, है ना। ये रिंग शेप हो जाएगा, मतलब सर्कुलर होना चाहिए, रिंग शेप हो जाएगा। और अगर गोला तो फिर आपका ये है, इसमें बैठाया नहीं जा सकता, इसमें नहीं बैठाया, है ना। और पन्ने में 2D में आप गोला कैसे बना सकते नहीं बना। तो पन्ने में तो जो आप कहते हैं गोला करो, गलत है। क्या करना चाहिए उसको, इस सर्किल को आप भरें, काला करें, वृत्त को भरें, हिंदी में अगर बात है ना। छोटी छोटी चीजें हैं तो कंफ्यूजन करते सब। हाँ, तो अब हम कहते हैं हम आगे नहीं, भाई एक परसेप्शन बच्चे के दिमाग में बचपन से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि वो आगे जाते जाते चीजों को सही तरीके सीखे, जाने और सही वर्ड्स का यूज करें। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से बच्चे बहुत होशियार बनेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर हमने कंफ्यूज करा दिया बच्चे को तो फिर नहीं बन पाएगा, उस दिन तो बच्चे को फिर जूझना पड़ेगा, फिर उसको नए से सब चीज सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल। एक चीज बताइए, जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, तो इनका भी आधार मैथमेटिकल होगा कुछ? बगैर मैथमेटिक्स आप बना कैसे सकते हैं बताइए। देखिए पहले तो इसलिए तो इंजीनियर को तो वो सब देखना पड़ेगा कि उसका बेस कैसा बनेगा, कितना चौड़ा बेस उसका बनेगा, और क्या उसका शेप होगा, उसमें किस स्ट्रक्चर पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ आएगी, वो कौन से स्ट्रक्चर होंगे जो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ आएंगे। लेकिन इसलिए तो आप देखते हैं ना कि आप घरों में जब मकान बनाते हैं, तो अगर आप अपना मकान बनाते हैं तो आप 1 मंजिला बनाते हैं, 2 मंजिला बनाते हैं, लेकिन 3 मंजिला में आपको डर लगती है कहीं गिर ना जाए बनाने में। बिल्कुल लगती है ना। लेकिन वही चीज अगर जब इंजीनियर बनाता है पूरी साइंस को कैलकुलेट करके ना, तो वो बहुमंजिली 50-60 मंजिल बिल्डिंग बना रहा है। तो मैथमेटिक्स तो उसका बेस है, बगैर मैथमेटिक्स के वो कैसे कर सकते हैं। उनको प्रत्येक स्ट्रक्चर का ताकत का अनुमान लगाना है कि कितना सॉलिड बिल्डिंग है, कितना स्टेबल रहेगी, सबसे बड़ी चीज। हाँ, तो वो तो पूरा मैथमेटिकल है, उसके बगैर तो पढ़ा नहीं जा सकता। तो बिल्डिंग को परसीव करना शुरुआती स्तर पर, जो इंजीनियर कर रहे हैं शुरुआत उसका डिजाइनिंग कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या जैसे आप कोई पुल बना रहे हैं तो उसको सोच रहे हैं कैसे इसका स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी आएगी, कई बार उसकी शूडो मॉडल बनाकर उसको टेस्ट कर लेते हैं, है ना। तो वो कैसे होगा, तो सब करते हैं। तो आप देखते हैं कई बार आप देखते हैं कि आपके जो पुल है ये आर्क शेप में आता है, आर्क शेप बनाना पड़ता है, आर्क बड़ा स्टेबल से ऊपर दबाते हैं तो इस साइड को वेट चला जाता है, इस साइड को वेट चला जाता है ना। तो हर चीज को पहले लैब में कर रहे हैं, उसके बाद वो डिजाइन करेंगे, तब जाकर वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये सब सरफेस एरिया, वॉल्यूम और परसेप्शन का खेल है। ओके। तो एक हिसाब से आप देखिए कि सिमुलेशन ही है, पूरा जीवन एक सिमुलेशन है कि आपके दिमाग को कैसा दिखाना है। कैसा? मुझे मालूम है कि भाई जनरली आदमी कैसा देखना चाहता है, तो हम उस टाइप से उसकी मैथमेटिक्स को गढ़ रहे हैं। बिल्कुल, है ना जी। तो वो जैसा आप चाहोगे आपके पर मनपसंद का हो जाएगा। बिल्कुल, है ना। और वो कम लागत पर होगा, क्योंकि इंजीनियर का यही कमाल है, कम लागत का मतलब इंजीनियर का जो हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है वो कम लागत में मजबूत और बेहतर चीज आपको देगा। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। आपसे बहुत जानकारी सरफेस एंड वॉल्यूम पर मिली। फिर अगले टॉपिक पर फिर आपसे फिर बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।